क्या वास्तव में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी? दोस्तों, ये सवाल आज के आधुनिक दौर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसका इतिहास हजारों वर्ष पहले का है और भारत के इतिहास की जानकारी आज भी एकत्रित की जा रही है। यानी कि भारत के इतिहास का पूर्ण पता आज तक लोगों को नहीं लगा है। यहाँ सदियों से गुप्ता साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, चोलाज, पांड्याज, मराठाज, आहूम्स और दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने राज किया है। तो फिर ऐसे में किसी व्यक्ति द्वारा भारत की खोज करने की बात किस हद तक उचित है, और अगर नहीं है तो फिर हमें वर्षों से ये क्यों बताया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी? दोस्तों, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दरअसल वास्को डी गामा ने खोज तो की थी, लेकिन भारत की नहीं, भारत आने वाली एक नए मार्ग की। अब आपने मन में एक और सवाल घूम रहा होगा कि क्या वास्को डी गामा ने ही भारत आने वाले मार्ग की खोज की थी, जो इनके नाम की चर्चा ज्यादा होती है? तो दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया कि वास्को डी गामा ने भारत आने वाले एक नए मार्ग की खोज की है। जी हाँ, एक नए मार्ग की। वास्को डी गामा के नए मार्ग खोजने के पहले भारत में सदियों से जितने भी आक्रमणकारी जैसे सिकंदर, मंगोल आदि आते थे, तो वे हमेशा भारत को पश्चिमी एशिया से जोड़ने वाले मशहूर रास्ते खैबर दर्रा से आते थे। लेकिन 20 मई साल 1498 को वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत के केरल राज्य के कालीकट तक पहुंचकर एक नए समुद्री मार्ग को खोज निकाला था। और इसी नए मार्ग की खोज के बाद हमें ये बताया जाने लगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है। दोस्तों, ये मान लेना कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है इसीलिए अनुचित है, क्योंकि वास्को डी गामा से पहले भी भारत में कई लोग आ चुके हैं। हालांकि उनका मार्ग कोई दूसरा था, लेकिन वो भारत आए तो थे। और यही वजह है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वास्को डी गामा ने भारत आने की एक नए मार्ग की खोज की थी, न कि भारत की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं भारत के इस नए मार्ग की खोज का अनोखा इतिहास। दोस्तों, ये बात तब की है जब भारत अपने कृषि उत्पादों के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ करता था। खासकर मसालों जैसे इलायची, दालचीनी, काली मिर्च आदि के लिए भारत बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। और यही वजह थी कि बाकी देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय देशों और अरब देशों के बीच एक होड़ लगी रहती थी। उस समय भारत, चीन, म्यांमार आदि के साथ व्यापार केवल स्थलीय मार्गों से हुआ करता था, और इस स्थलीय मार्ग का उपयोग सिर्फ मुस्लिम शासक एवं व्यापारी ही करते थे। और मुस्लिम शासक यूरोपियों को इन मार्गों के जरिए व्यापार नहीं करने देना चाहते थे। यूरोपीय लोगों को भारत की समृद्धि के बारे में पता था और इसीलिए वो यहाँ आकर व्यापार करना चाहते थे, लेकिन मार्ग न मिल पाने की वजह से वो व्यापार भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में सभी यूरोपीय देशों ने भारत आने के दूसरे मार्ग को खोजना शुरू कर दिया। बहुत सालों के प्रयास के बाद भी उन लोगों को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब पुर्तगाल के शहर साइंस में जन्मे वास्को डी गामा ने भारत आने वाली एक नए मार्ग की खोज की। 1469 में जन्मे वास्को डी गामा ने भारत आने वाली इस नए मार्ग को 1498 में खोजा था, और इस खोज के साथ ही यूरोपीय देशों के लिए भारत से व्यापार के मार्ग खुल गए थे। इस उपलब्धि से वास्को डी गामा ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया था। आइए अब जानते हैं कि वास्को डी गामा ये सफर आखिर शुरू कैसे करते हैं। दोस्तों, 1469 में जन्मे वास्को डी गामा के पिता का नाम एस्टेवाओ डी गामा था, और वो भी एक समुद्री नाविक ही थे। 1480 में अपने पिता के कहने पर वास्को डी गामा पुर्तगाली नौसेना में भर्ती हो गए, और यहीं उन्होंने नौ चालन का एडवांस तरीका और समुद्र में लंबी यात्रा करना सीखा। उसी वक्त पुर्तगाल के राजा, जिन्हें लोग हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जानते थे, उन्होंने उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में कई सफल यात्राओं के लिए और समुद्री खोजों के लिए आर्थिक सहायता एवं संरक्षण प्रदान की थी। उनके इस कदम से बहुत से नाविकों को खोज के नए नए तरीकों को ढूंढने में रुचि ज्यादा बढ़ गई थी। 1487 में पुर्तगाल के ही एक प्रसिद्ध खोजकर्ता बार्तोलोमियो डियास ने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक यात्रा करके ये बताया कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़े होने की खबर मिलते ही डी गामा, जिनकी समुद्री खोजबीन और यात्रा में काफी दिलचस्पी
दिलचस्पी थी, उनकी भारत के मार्ग को खोजने की उत्सुकता और बढ़ गई। वो जानते थे कि अगर हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर अफ्रीकी भूमि के अंत में जुड़ते हैं तो वो अफ्रीका से दूर दक्षिण कोने पर मौजूद केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत जाने के नए मार्ग को खोज सकते हैं। अब डी गामा भारत के लिए नए मार्ग को खोजने के लिए योजना बनाने लगे। उन्होंने अपना एक दल तैयार किया और जुलाई 1497 को 4 जहाजों के साथ भारत के नए मार्ग की खोज के लिए रवाना हो गए। उनके साथ लगभग 170 आदमियों का समूह था, जिनमें उनका एक भाई पाउलो डी गामा भी था। डी गामा खुद जिस जहाज पर बैठे थे उसका वजन लगभग 200 टन था और उस जहाज का नाम साओ गैब्रियल था। भारत के नए मार्ग की खोज की यात्रा उन्होंने पुर्तगाल के लिस्बन शहर से शुरू की थी और उनका ये सफर मोरक्को देश के किनारे द्वीप से होते हुए अपने पहले पड़ाव केप द्वीप समूह पर जाकर पहुंचा। महीनों भर के इस सफर के बाद केप वर्दे पहुंचे डी गामा और उनकी टीम ने अगस्त भर यहीं रुकने का फैसला किया। डी गामा अपने हर पड़ाव को चिन्हित करने के लिए जहाज पर पत्थरों के स्तंभ को साथ लेकर चलते थे ताकि वापसी के दौरान उन्हें कोई परेशानी ना हो, और केप वर्दे पर उन्होंने अपना पहला स्तंभ लगाकर आगे का सफर शुरू किया। डी गामा और उनकी टीम अपने चारों जहाजों के साथ अटलांटिक महासागर में एक लंबे चक्कर लगाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने ये लंबा चक्कर गल्फ ऑफ गुनिया के समुद्र की तेज धाराओं से बचने के लिए लगाया था। अब उनके जहाजों का रुख केप ऑफ गुड होप की ओर था और डी गामा का ये फैसला भारत तक जाने के लिए एक प्रमुख सफलता साबित हुई थी। नवंबर में डी गामा सेंट हेलेना बे तक पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ भारी समुद्री तूफानों ने उनके सफर पर कुछ समय के लिए अंकुश लगा दिया। उन्होंने इस समुद्री तूफानों की वजह से नवंबर भर यहीं रुकने का फैसला किया और फिर कुछ दिनों बाद डी गामा केप ऑफ गुड होप पहुँचे। केप ऑफ गुड होप पहुँचने पर इन्हें ऐसा एहसास हुआ कि भारत जाने के लिए नए मार्ग को अवश्य ही खोज लेंगे और उनका सपना भी अवश्य पूरा होगा। इन्होंने आगे की यात्रा दिसंबर से शुरू की और दिसंबर के अंत में डी गामा दक्षिण अफ्रीका के नताल तट तक पहुंच गए। नताल तट पहुंचने के बाद उन्होंने आगे की यात्रा शुरू की। अब ये धीरे धीरे मोजाम्बिक की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच डी गामा अपनी टीम को साथ लगभग 1 महीने के लिए कहीं रुक गए, क्योंकि जहाजों की मरम्मत करना बेहद जरूरी हो गया था। जहाजों की मरम्मत के बाद आगे का सफर शुरू हुआ और डी गामा अब मोजाम्बिक द्वीप पहुंच चुके थे। मोजाम्बिक पहुंचने पर वहां के लोगों ने डी गामा और उनकी टीम की खूब मदद की। मोजाम्बिक पहुंचना डी गामा के लिए सबसे बड़ी सफलता साबित हुई, क्योंकि इन्हें वहां सोने चांदी और मसालों से भरे जहाज दिखे और साथ ही कुछ ऐसे स्थानीय लोग जो भारत के समुद्री तटों तक यात्रा किया करते थे। अब डी गामा को यकीन हो गया था कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। डी गामा अप्रैल में मुम्बासा पहुंच चुके थे। मुम्बासा के मलिंदी में ठहरने पर उनकी मुलाकात एक गुजराती नाविक से हुई जिसका नाम कांजी मालम था। कांजी मालम से मुलाकात डी गामा की आखिरी और निर्णायक सफलता साबित हुई। भारत के नए मार्ग को खोजने के लिए डी गामा ने मालम को भी अपने साथ ले लिया और अगले 20 दिनों तक हिंद महासागर में उनकी यात्रा जारी रही। फिर मई 1498 को डी गामा केरल के कालीकट तक पहुंच गए। कालीकट तट पहुंचते ही डी गामा का स्थानीय लोगों द्वारा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। डी गामा अगले 3 महीनों तक भारत में ही रहे और फिर 2 साल की यात्रा करके वापस लिस्बन शहर पुर्तगाल लौट गए। तो दोस्तों, ये था डी गामा द्वारा भारत आने के एक नए मार्ग की खोज की गाथा। आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें।